गुड मॉर्निंग। आज हम जो क्रैश कोर्स है इसमें पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी चैप्टर के बारे में। तो हम समझेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी एंड डीसी। तो जैसे करंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को डीसी बोला जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी बोला जाता है। तो ये क्या है और इसमें अंतर क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट क्या होता है कि अगर करंट अपनी डायरेक्शन कांस्टेंट रखता है, ध्यान रखना डायरेक्शन मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। ठीक है, उसकी वैल्यू बदल सकती है, ऐसा नहीं कि वैल्यू कांस्टेंट रहना जरूरी है, वैल्यू बदल सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी फिक्स रहेगी, तो उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। तो डायरेक्ट करंट में इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन जो है कांस्टेंट रहती है। तो जैसे हम ये डिफरेंट ग्राफ देखें, तो ये फर्स्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है, करंट कांस्टेंट है और हमेशा पॉजिटिव है, तो ये एक डायरेक्ट करंट है और कांस्टेंट डीसी बोल सकते हैं इसको। सेकंड में देखो ये ऑसिलेट कर रही है, वैल्यू वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हमेशा करंट पॉजिटिव ही है, कभी नेगेटिव नहीं हुआ, तो इसको भी हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे। और पीरियोडिकली वेरी कर रहा है तो पीरियोडिक डीसी भी बोल देते हैं। ऐसे ये तीसरा ग्राफ देखें हम, इसमें करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये भी एक डायरेक्ट करंट है। वेरिएबल डीसी है, ऐसे कई बार एक्सपोनेंशियली डिके आता है, जैसे इंडक्टर में हमने देखा था, कैपेसिटर में देखा था, तो वैसे टाइप का ये ग्राफ हम मान सकते हैं। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, पीरियोडिकली चेंज करता है, तो चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो जो डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है उसको एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। ग्राफिकली इसको हम देखें तो ऐसा ग्राफ हम देख सकते हैं कि जिसमें करंट कुछ समय पॉजिटिव है, कुछ समय नेगेटिव, और पीरियोडिक वेरिएशन उसका रहता है, मतलब एक जो है पीरियोडिक फंक्शन वो होता है, फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ऐसे ही दूसरे ग्राफ में देखें, इसमें भी करंट पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जो पहला वाला केस है इसमें साइन कोसाइन जैसा फंक्शन है, तो इसको साइनोसोइडल एसी भी बोल दिया जाता है। तो इसको बोल दिया जाता है कई बार साइनोसोइडल। और ये सेकंड वाला स्क्वायर वेव टाइप का है, तो इसको स्क्वायर वेव एसी इस तरह से बोल देते हैं। अब क्या होता है, मोस्टली जब हम एसी की बात करते हैं तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ऐसी आती है जैसा ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन को ज्यादातर हम डील करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। बाकी एसी हो अलग अलग तरह का सकता है, लेकिन हम मेनली कौन सा एसी फेस करते हैं, जैसा फर्स्ट ग्राफ में दे रखा है। तो यही दे रखा है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से वेरी करता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ऐसे जो फंक्शन होता है जो टाइम के साथ साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को साइनोसोइडली वेरिंग फंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे आई एम जो है ये क्या है, पीक करंट या मैक्सिमम करंट। तो आई है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, और स्मॉल आई जो दे रखा है दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, जो हम टाइम की वैल्यू रखकर किसी इंस्टेंट का करंट बता सकते हैं। ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस 5, इसको फेज बोला जाता है, जिसमें ओमेगा जो है ये कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। ऐसा ही फंक्शन एसएचएम में भी आता है, उधर भी सिमिलर टाइप की चीजें हमने पढ़ी थी, तो वही चीजें यहाँ पर रफली वैसे ही आ रही हैं। ठीक है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, जहां पर एफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी को हम 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एवरेज वैल्यू की हम बात करें, देखो कोई भी फंक्शन जब पीरियोडिकली वेरी कर रहा है तो हर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो वहां पर क्या होता है, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं एवरेज वैल्यूज में। जैसे हम हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, कोई स्विच है तो 5 एम्पियर का स्विच है, कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट आती है। अब आ तो वो एसी सप्लाई रही है, यानी वोल्टेज बढ़ भी रही होगी, कम भी हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, करंट भी चेंज हो रहा होगा। तो जब हम एक फिक्स वैल्यू की बात करते हैं तो ये किसी ना किसी तरह के एवरेज पे डिपेंड करता है। अब यहां पर हम ये भी समझेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, और जो हम बात करते हैं करंट की वो डायरेक्ट एवरेज वैल्यू होती है या
किसी और तरह से उस एवरेज को निकाला जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना है। तो मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो अगर कोई फंक्शन टाइम का है तो उसकी एवरेज वैल्यू मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन की जाती है, इंटीग्रल एफ डी टी, जिस इंटरवल में निकालनी है, मान लो t1 से t2 टाइम इंटरवल में निकालनी है तो लिमिट्स लगा देंगे t1 से t2, तो इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी होता है, इंटीग्रल डी टी को t1 से t2 इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, अच्छा इंटीग्रल एफ डी टी को हम एरिया से भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी कि फंक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकालते हैं t1 से t2 तक तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एवरेज में ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी इंटीग्रेशन वाली। ठीक है, जैसे ये ग्राफ दे रखा है करंट वर्सेस टाइम का, अब हमसे पूछा है इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी 0 से 2 सेकंड में। अब एक तरीका तो यह है कि हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन में भी 0 से 1 तक डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है उसकी अलग इक्वेशन आएगी, 1 से 2 में अलग स्ट्रेट लाइन है उसकी अलग इक्वेशन आएगी, उसको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। या फिर हम क्या यूज करें कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, तो हम एरिया आसानी से बता सकते हैं, 0 से 2 में इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया 2, हाइट हो गई 10, तो दिस इज द एरिया, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल भी करना है, तब हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी। तो 10 एरिया आ गया, टाइम इंटरवल कितना है 2, तो एवरेज करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरह से ग्राफिकली निकाल सकते हैं, और अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अब ये एक क्वेश्चन है, find the average value of current from t is equal to 0 to t is equal to 2 pi by omega if current varies as I is equal to I m sin omega t। तो करंट दे रखा है टाइम के फंक्शन में और हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम इंटीग्रेट करें, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी को 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक हमने इंटीग्रेट किया, आई एम कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी का कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, वो ओमेगा हमने बाहर ले लिया और ये लिमिट्स भी सब्सटीट्यूट कर दी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। तो कॉस 0 0 हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, कॉस 2 पाई भी 1 होता है तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, यानी कि एवरेज वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब देखो इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते थे, एक्चुअली 2 पाई बाय ओमेगा जो है ये टाइम पीरियड होता है इस फंक्शन का, और एक टाइम पीरियड में ग्राफ में जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही नेगेटिव एरिया आएगा। तो एक टाइम पीरियड में कभी भी हम किसी साइन या कोसाइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा 0 ही आएगी, चाहे वो फंक्शन कहीं से भी शुरू हो रहा हो, बस इंटरवल टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। मान लो यहां से शुरू हो रहा है फंक्शन, ये टाइम t1 है, अब बिल्कुल एक टाइम पीरियड जो है यहां से यहां तक जो टाइम पीरियड है अगर वो इंटरवल है विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो देखो जितना पॉजिटिव एरिया आएगा थोड़ा सा बच गया वो यहां कवर हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव एरिया आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया आएगा तो जो एरिया हम निकालेंगे, एरिया मतलब वहां पे ऐड नहीं करना है, बेसिकली ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, तो एरिया 0 आ जाएगा तो एवरेज वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमें ये याद भी रखना है, किसी भी साइन या कोसाइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू टाइम पीरियड में, ऐसे ही उसके इंटीग्रल मल्टीपल में, क्यों इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा भाई, एक टाइम में एक साइकिल आई, दो टाइम पीरियड में दो साइकिल आ जाएंगी, तीन टाइम पीरियड में तीन साइकिल, तो अगर टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है तो हर बार एक साइकिल आती जाएगी जिसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा 0। तो साइन या कोसाइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड में, या कई बार हम लार्ज टाइम इंटरवल में बात करें तो भी 0 हो जाती है। लार्ज टाइम इंटरवल में क्यों 0 हो जाती है, तो अगर टाइम टाइम पीरियड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो टाइम पीरियड के कंपैरिजन में अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, मान लो थोड़ा सा एरिया बच भी गया, यहां तक 0 हो गया, थोड़ा सा एरिया बच भी गया, लेकिन जो नीचे टर्म आएगी टाइम डिफरेंस की t2 माइनस t1, एक तो क्या रहेगा एरिया वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, नीचे आएगा t2 माइनस t1। तो अगर टाइम इंटरवल काफी ज्यादा है टाइम पीरियड से
तो एरिया तो बहुत नेग्लिजिबल आएगा, लेकिन नीचे वाली टर्म काफी लार्ज आ जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली उसको भी 0 माना जा सकता है। कई बार इसकी भी जरूरत हमें पड़ जाती है। ठीक है, तो किसी भी साइन या कोसाइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड में और लार्ज टाइम इंटरवल में 0 होती है। तो हमने देखा कि एवरेज वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तब हम हमारे घरों में जैसे बोलते हैं करंट जो है उसके स्विच 5 एम्पियर का है, वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट, तो ये एवरेज वैल्यूज तो हो नहीं सकती। तो अगर ये एवरेज वैल्यूज नहीं है तो फिर कौन सी वैल्यूज हैं? तो हम एक और चीज यहां पर समझते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और एक्चुअली जो हम मेजर करते हैं जनरली एसी में कि 5 एम्पियर करंट है, 20 वोल्ट, 220 वोल्ट, जो भी वोल्टेज है वो जनरली किसके लिए यूज करते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए यूज करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है कि हम कोई भी जो फंक्शन है उस फंक्शन का क्या करें? स्क्वायर करें, स्क्वायर करके उसका मीन ले लें, मीन ले लें और फिर रूट ले लें। तो देखो फंक्शन जैसे हमने एवरेज किया था, एवरेज ही कर लेना है, लेकिन किसका लेना है? फंक्शन के स्क्वायर का। तो हमने एफ का स्क्वायर किया। एवरेज लेने का तरीका क्या था? जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रल फंक्शन इंटू डी टी करें अपॉन टाइम इंटरवल, तो फंक्शन की जगह फंक्शन स्क्वायर आ गया। तो ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ दिस इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, और इसका पूरे का रूट ले लिया तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू बोला जाता है इसको। कैसे निकाला जाता है? पहले फंक्शन ले, उसका स्क्वायर करें, फिर उसका मीन या एवरेज ले लें और फिर उसका रूट ले लें। तो किसी भी फंक्शन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलती है किसी इंटरवल में? इंटीग्रल एफ स्क्वायर डी टी फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1 उसका अंडर रूट, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। करंट वेरी कर रहा है इस तरह से, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो क्या किया हमने? करंट का स्क्वायर कर दिया, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। उसका एवरेज लेना है तो मतलब इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन टाइम इंटरवल 2 पाई बाय ओमेगा। तो आई एम स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आप लोगों को। नहीं आता तो बस मैं हिंट दे देता हूँ कैसे किया जाता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख लेते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये लिखकर हम उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट एज आई एम बाय रूट 2। ये हमारे पास एवरेज मतलब आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट 2। ठीक है, तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने वाली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि द आरएमएस वैल्यू फॉर वन साइकिल एंड हाफ साइकिल इज सेम। देखो अब ये भी जो आरएमएस वैल्यू है ये हमने किस में निकाली? एक टाइम पीरियड में। अब देखो साइन और कॉस का फंक्शन तो ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज साइन कॉस फंक्शन। अगर हम साइन स्क्वायर फंक्शन की बात करें तो साइन स्क्वायर फंक्शन इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? या फिर एक काम करते हैं, इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दोनों का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। तो साइन फंक्शन देखें तो ये टी टाइम के बाद रिपीट हो रहा था, लेकिन जो साइन स्क्वायर फंक्शन है वो तो आधे टाइम t/2 के बाद ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल में यहां से यहां तक एरिया डबल है, तो टाइम इंटरवल भी डबल है, टी से हमने डिवाइड किया। आधी साइकिल की बात करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, नीचे टाइम इंटरवल भी आधा हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू सेम ही रहेगी, मतलब आरएमएस वैल्यू। तो यही कह रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू जो है एक साइकिल की और हाफ साइकिल की सेम रहती है। ठीक है, अगर कोई भी साइनोसोइडल फंक्शन है तो उसकी आरएमएस वैल्यू जो एक कंप्लीट साइकिल में आएगी साइन फंक्शन की या आधी साइकिल में आएगी वो बराबर होती है। और जब भी देखो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो हम एवरेज या आरएमएस की बात करते हैं टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल में। तो साइनोसोइडल फंक्शन के लिए जो आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होती है वो क्या होती है? पीक वैल्यू बाय रूट 2। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नॉर्मली यही यूज किया जाता है, कुछ भी बताएंगे नहीं, आरएमएस वैल्यू पूछेंगे
तो RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू बाय √2, उसी को इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है, बिकॉज RMS वैल्यू को हम DC के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। मतलब अगर AC करंट की RMS वैल्यू 10 एम्पियर है तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ DC करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है। हाँ, बाकी मैथमेटिकली अगर ये टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड या उसका आधा या उसका मल्टीपल नहीं है तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, जो बहुत रेयर चांसेस है वैसे क्वेश्चन पूछे जाने के। जनरली यही होता है कि टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में RMS वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पीक वैल्यू बाय √2। तो हम जो भी बात करते हैं वो किसकी करते हैं, RMS वैल्यू की। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है, तो 220 वोल्ट एक्चुअली कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू। उसकी अगर पीक वैल्यू कोई पूछ लेगा तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 √2, क्योंकि RMS वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू बाय √2। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी साइन और कॉस फंक्शन इन वन टाइम पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड एंड इन लार्ज टाइम इंटरवल इज ऑलवेज 0। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एक साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया आता है उतना ही नेगेटिव एरिया आता है। तो एक टाइम पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड या लार्ज टाइम इंटरवल में किसी भी साइन या कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। फिर RMS वैल्यू किसी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर फंक्शन की एक टाइम पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड या लार्ज टाइम इंटरवल में 1/2 होती है। ठीक है। तो RMS वैल्यू अगर हम निकालेंगे किसी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फंक्शन की तो वो कितनी आ जाती है, 1/2 टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में। ठीक है। देखो इसको ऐसे भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर फंक्शन की, मान लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो ये आ जाएगा एवरेज ऑफ 1/2 माइनस एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट आ गया, cos 2 ओमेगा टी। अब हमने क्या देखा, साइन या कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 होती है टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में, तो ये टर्म 0 ही हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर cos स्क्वायर ओमेगा टी होता तो बस बीच में प्लस साइन आता, लेकिन ये सेकंड टर्म तो 0 ही आ रही है, तो 1/2 माइनस 0 भी 1/2 होगा, 1/2 प्लस 0 भी 1/2 होगा। तो किसी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू, सॉरी RMS वैल्यू एक टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में 1/2 होती है। ठीक है। फिर टाइम पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फंक्शन इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। तो अभी हमने जो ग्राफ बनाकर देखा था पीछे, ठीक है, कि साइन या कॉस का फंक्शन जो है, तो हमने क्या देखा था इसमें कि अगर ये साइन या कॉस का फंक्शन है तो साइन स्क्वायर का फंक्शन ऐसा आएगा। तो यानी कि जितने टाइम के बाद साइन का फंक्शन रिपीट हो रहा है, साइन स्क्वायर का फंक्शन उसके आधे टाइम के बाद ही रिपीट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड उसका आधा हो जाएगा, और टाइम पीरियड आधा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फंक्शन इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन और कॉस फंक्शन। ठीक है। तो ये ग्राफ बना के यहाँ भी शो कर रखा है कि ये साइन एक्स का फंक्शन है, जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स का फंक्शन है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड जो साइन स्क्वायर एक्स का आएगा वो साइन एक्स के टाइम पीरियड से आधा आ जाएगा। अच्छा, अब एसी साइनोसोइडल सोर्स, तो एसी सोर्स कैसे जनरेट किया जाता है, तो ये हमने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी समझा था कि अगर एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो रोटेट करने से ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना एरिया चेंज होता है, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता है, और उस एंगल के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वही यहां पर हमने दोबारा से समझाया हुआ है कि मान लो एक कॉइल है, ठीक है, उसमें एन टर्न्स है, एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये कॉइल रोटेट कर रही है। तो फ्लक्स किसी भी टाइम पर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि थीटा बदल रहा होगा अगर ये कॉइल घूम रही है तो, जिसमें फाइव इनिशियल एंगल आ जाएगा, और एन टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स एन टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स फ्रॉम वन टर्न। तो एक टर्न से जाने वाला फ्लक्स क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव,
n टर्न से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा NBA cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगी कॉइल में फ्रॉम फेराडेज लॉ, वो क्या हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, अब देखो ये जो EMF है इसमें NBA ओमेगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हमने E नॉट बोल दिया, तो EMF आ गई E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब देखोगे ये फंक्शन टाइम के साथ क्या होगा, साइनोसॉइडली वेरी करेगा, कुछ समय पॉजिटिव रहेगा, कुछ समय नेगेटिव रहेगा। तो जो वोल्टेज है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस, वो इस तरह से लिखी जा सकती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यही ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर ऐसे वेव फॉर्म टाइप की बना देते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, कुछ समय एक साइड पॉजिटिव आएगी, कुछ समय दूसरी, पीरियोडिकली वो चेंज होती रहेगी पोलैरिटी, तो इसलिए इसमें प्लस माइनस साइन नहीं लगाए जाते। तो एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक सर्कल और उसके अंदर एक वेव फॉर्म बना देते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी सोर्स। अब पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड की बात करें किसी भी एसी सर्किट में। अब देखो नॉर्मली हमने क्या देखा था, इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस क्या होती है, V इंटू आई। V उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, I उस डिवाइस से जाने वाला करंट। तो मान लो एक डिवाइस है, उसमें से करंट जा रहा है I और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ V, तो जो पावर है वो हो जाएगी V इंटू आई। ठीक है, अब ये अगर कैसा है, एसी सर्किट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी साइनोसॉइडल फंक्शन आएगा, करंट भी साइनोसॉइडल फंक्शन आएगा। हाँ, जरूरी नहीं है दोनों का फेज सेम हो, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो हमने ऐसा मान लिया कि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो है आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी वही करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। फेज अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए अपने फेज को अलग अलग मान लिया, मतलब इसका 0 मान लिया तो इसका कुछ फाइव मान लिया करंट का। तो जो पावर है वो आ गई V इंटू आई, वी एम साइन ओमेगा टी टाइम्स आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, ये भी टाइम के साथ बदलती रहेगी। तो यहां भी पावर टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करेगी, तो हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मेनली एवरेज पावर की। तो जो एवरेज पावर है वो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। तो वो एवरेज क्या आ जाता है, V RMS I RMS cos फाइव। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसका हम एवरेज निकालेंगे पावर का, तो दैट एवरेज इज V RMS I RMS cos फाइव। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरेज पावर जो है वो आ जाती है, तो VP एवरेज इज V RMS I RMS cos फाइव। ठीक है, cos फाइव जो है ये कहलाता है पावर फैक्टर, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये देखो, अब फेजर डायग्राम भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो क्या होता है, जब भी ऐसे साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको एंगल बिटवीन वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम वोल्टेज का फेज एंगल 0 है तो वोल्टेज को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाते हैं V, तो करंट जो है वो है आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो करंट को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो देखो इसमें थोड़ा सा वैसे गलत है, ये पॉजिटिव एंगल है तो हमें ऊपर की तरफ बनाना चाहिए, तो ये फिगर हम इसको अभी हटाएं। देखो आगे, क्योंकि हमें सही चीजें सीखनी है, तो अगर वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना, उसका फेज एंगल 0 है, करंट का फेज एंगल पॉजिटिव अगर हमने लिया हुआ है तो ऊपर बनेगा, अगर नेगेटिव होता तो नीचे बनाते। अब ये ग्राफ मैक्सिमम करंट में भी बना सकते हैं, आई पीक में भी, या आरएमएस वैल्यू में भी बना सकते हैं। अब इनको वेक्टर्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, तो आई आरएमएस का जो कंपोनेंट वी आरएमएस के अलॉन्ग आएगा वो आ जाएगा आई आरएमएस कॉस फाइव, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर में आएगा वो आ जाएगा आई आरएमएस साइन फाइव। तो इफेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं कि जो एवरेज पावर आ रही है वो आ रही है वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाइव, यानी कि जो करंट है उसका वो कंपोनेंट
जो वोल्टेज के अक्रॉस आ रहा है वो तो पावर जो है उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ रहा है वोल्टेज के, उसका कोई रोल नहीं है पावर में। तो इस करंट को वॉटलेस करंट बोल देते हैं, IRMS साइन फाई को, क्योंकि इसके कारण कुछ पावर नहीं है सर्किट में, कोई पावर नहीं, मतलब कोई वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो वॉटलेस, पावरलेस करंट है ये। ठीक है, तो जो करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के अक्रॉस आता है उसी के कारण पावर डिसिपिएट होती है। जो परपेंडिकुलर आ रहा है IRMS साइन फाई, उसके कारण कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रही है, तो उसको बोला जाता है वॉटलेस करंट बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, दे रखा है एक वोल्टेज है 200√2 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री is applied to an AC circuit. The current in the circuit is found to be I is equal to 2 sin omega t plus pi by 4. Then average power consumed in the circuit is. ठीक है, तो वोल्टेज जो है वो दे रखा है 200√2, ये है साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री। करंट दे रखा है, देखो फाई बेसिकली क्या होता है, फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसका फेज एंगल है 15 डिग्री, इसका फेज एंगल है 45 डिग्री। तो एक्चुअली जो फाई होगा वो एक जो है वैल्यू का एंगल नहीं लेना है वोल्टेज या करंट का, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो वो क्या रहेगा, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, VRMS, तो ये जब भी फंक्शन लिखा हुआ होता है तो फंक्शन में ये वाली चीज क्या होती है, पीक वैल्यू। और कई बार सिर्फ ऐसे दे देते हैं 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ध्यान रखना जब ऐसे कुछ दिया होता है तो ये RMS वैल्यू होती है और ये फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जब फंक्शन कभी भी लिखा हुआ है 200 साइन ओमेगा टी प्लस 5 टाइप का, तो ये पीक वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये ओमेगा जो है 2πf होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे VS में जो 200√2 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो RMS वैल्यू आ जाएगी 200√2/√2 यानी कि 200 वोल्ट। और करंट की जो RMS वैल्यू है वो आ जाएगी 2/√2 यानी कि √2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें एवरेज पावर निकालनी थी, VRMS IRMS cos फाई, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करके आंसर आ गया 100√6 वॉट। अब देखो, जब हम सर्किट सॉल्विंग की बात करते हैं तो उसको पहले पार्ट्स में देखते हैं कि अगर एक AC सोर्स से रेजिस्टर कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक इंडक्टर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और फिर उनके कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले डील कर रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मान लो एक रेजिस्टर है, वो AC सोर्स से कनेक्टेड है, तो किसी भी अब ऐसे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा वही सोर्स के अक्रॉस आएगा। या KVL लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो VS माइनस IR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो, किरचॉफ्स लॉ कभी भी लगा सकते हैं और किसी भी सर्किट में लगा सकते हैं, चाहे AC वाला हो चाहे DC वाला हो, वो इंस्टेंटेनियस लॉ है, एक इंस्टेंट पे हमें रिलेशन दे देगा। यहां से I आ गया VS/R, VS किसके बराबर है, VM साइन ओमेगा टी बाय R करेंगे तो IM साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है, यानी कि हम देखें तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 ही आ गया। वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी आ रहा था, करंट में भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बाय R। ठीक है, IM इज इक्वल टू VM/R, दोनों तरफ √2 से डिवाइड करेंगे तो IM/√2 IRMS आ जाएगा, VM/√2 VRMS आ जाएगा, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS/R हो जाएगा। तो जो एवरेज पावर है वो क्या होगी, VRMS IRMS cos फाई होगी। IRMS को हम क्या लिख सकते हैं, VRMS/R। तो ठीक है, तो VRMS स्क्वायर बाय R आ गया। अच्छा, cos फाई जो है ये ध्यान रखना है 1 हो गया, इधर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये cos फाई कहाँ गया। तो फाई जो है यहाँ पर, फाई इज 0 डिग्री, तो फाई 0 डिग्री है तो cos फाई जो है वो 1 आ जाएगा। मतलब यहां से भी हम cos फाई को हटा सकते हैं जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी, और IRMS इज VRMS/R, तो VRMS स्क्वायर बाय R लिख सकते हैं, या जो VRMS है उसको IRMS इंटू R लिखेंगे तो IRMS स्क्वायर इंटू R आ जाएगा। तो यहां से हम वो भी देख सकते हैं
कि जैसे हमने डीसी सर्किट में क्या देखते हैं कि जो पावर आती है किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वो आती है I स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो काम डीसी में टोटल करंट करता है वो काम यहाँ पे आरएमएस करंट कर रहा है, मतलब पावर आई स्क्वायर आर होती है, यहाँ आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर आ रही है। इसीलिए आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज को इफेक्टिव करंट या वोल्टेज माना जाता है, मतलब उसको हम डीसी से इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसकी हमें समझ होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट को यहाँ पर रेफरेंस मान रहे हैं, तो करंट को हमने रेफरेंस माना IM। अब वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में है तो वोल्टेज भी उसी के पैरेलल आ जाएगा, तो VM। तो इससे क्या हो गया, दोनों के बीच का जो एंगल है वो फेज एंगल हो गया, तो मतलब वो 0 हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल। और पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना cos फाई 1 कई बार समझ आ जाता है, कई बार पावर फैक्टर पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो पावर फैक्टर इज cos फाई ओनली, तो पावर फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज किसमें होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम भी यही बता रहा है, बाकी हम यहाँ पे लिख देते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अब हम बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मान लो एक कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर, मतलब कोई रेजिस्टर नहीं है सर्किट में, और उसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसमें भी अब किसी इंस्टेंट पे हम KVL लगाएंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, Vs माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q बाय C। तो Vs माइनस Q बाय C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C Vs आ जाएगा। और करंट अगर हमें बताएं तो करंट क्या हो जाएगा, dq बाय dt। तो C तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा Vm sin ओमेगा mt का, उसमें Vm कांस्टेंट हो गया, sin ओमेगा t का डेरिवेटिव आ जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t। अब ये जो टर्म आ रही है ओमेगा इंटू सी, इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी हो गई। क्यों ले गए, देखो पहली बात, हम करंट लिखना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं। अब देखो जो cos ओमेगा टी है, कॉस फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दीज आर डायमेंशनलेस। तो करंट जो है वो करंट को ही इक्वेट कर सकते हैं, करंट को करंट से ही इक्वेट कर सकते हैं। तो Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी ये भी डायमेंशनली करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 अपॉन ओमेगा सी रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि V बाय R करंट होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो नहीं है 1 बाय ओमेगा सी, लेकिन इसकी यूनिट तो रेजिस्टेंस जैसी आनी चाहिए। रेजिस्टर भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि रेजिस्टर का मतलब होता है जो सर्किट की एनर्जी को खर्च करता है। ठीक है, तो ये सर्किट की एनर्जी खर्च तो नहीं करता, कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है। तो इसलिए इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको बोला जाता है रिएक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं XC से। तो हम करंट को इस तरह से लिख देते हैं, I इज इक्वल टू IM cos ओमेगा टी। ठीक है, मतलब ओमेगा टी के साथ साइन वो भी आएगा, ये तो ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, हमने वोल्टेज को क्या माना, वोल्टेज हमने मान ली Vm साइन ओमेगा टी। तो करंट हमारे पास क्या आ गया, IM cos ओमेगा टी आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस वाई। फाई हो गया पाई बाय 2। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है, कई बार ऐसा कर देते हैं, हम बोल देते हैं अरे यहाँ cos ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी है। ठीक है, दोनों का सेम ही तो फेज है, नहीं सेम फेज तभी बोल सकते हैं अगर दोनों सेम तरह के फंक्शन हो, दोनों साइन के फंक्शन होते, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो दोनों का फेज सेम है। अगर ये cos ओमेगा टी आ रहा है तो इसको साइन की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि ओमेगा टी का साइन भी सेम रहे। ऐसा भी नहीं लिख देना इसको पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि उससे भी आ तो cos ओमेगा टी जाएगा। अगर इसको मैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख दूंगा तो भी ये cos ओमेगा टी ही कहलाएगा। लेकिन अब इसमें जब फेज डिफरेंस लेंगे, फेज डिफरेंस मतलब एक के फेज में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो ओमेगा टी कैंसल नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो हमें वो ओमेगा टी वाली टर्म कैंसल करनी होती है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखना है कि ओमेगा टी का साइन भी सेम रहे।
तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, तो पहली बात तो एक्स सी जो है, अब यहाँ पे जो आई एम है ये किसके बराबर आ गया, वी एम बाय एक्स सी। एक्स सी कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 बाय ओमेगा सी। और यही रिलेशन आरएमएस में भी बोल सकते हैं, आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय एक्स सी। ठीक है, तो एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस जैसी। तो क्या ध्यान रखना है कि कैपेसिटर में जो पीक करंट और पीक वोल्टेज है उसमें क्या रिलेशन होगा, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी, या आर एम एस में भी यही रिलेशन होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय एक्स सी। दोनों जो है कैपेसिटर और वोल्टेज उसमें फेज डिफरेंस होता है, मतलब करंट और वोल्टेज में, सॉरी, करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री पाई बाय 2 का। और करंट में प्लस साइन आ रहा है तो ऐसा बोला जाता है करंट लीड करता है वोल्टेज को पाई बाय 2 के फेज एंगल से। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो करंट को हमने रेफरेंस माना, तो करंट लीड कर रहा है मतलब आगे है, तो वोल्टेज क्या है, पीछे। तो पीछे है तो उसको नीचे की तरफ बना देंगे, तो वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करती है। ठीक है, तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करती है। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल दिया जाता है करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, और फाई 90 डिग्री है तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0, पावर फैक्टर भी 0 हो जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई होता है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, कि अगर एक इंडक्टर है और वो एसी सोर्स से कनेक्टेड है। प्योरली इंडक्टिव का मतलब इसमें कोई कैपेसिटिव या रेजिस्टर वाला इफेक्ट नहीं है। इसमें भी हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया, तो क्या आ गया, Vs माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो एल डी आई बाई डी टी जो है वो आ गया Vs। Vs किसके बराबर है, Vm साइन ओमेगा टी के बराबर। तो जो इंटीग्रल एल डी आई है वो आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी डी टी के बराबर। इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, और इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, क्योंकि एवरेज करंट अगर हम निकालेंगे तो करंट भी आएगा तो साइनसोइडल फंक्शन वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये एवरेज करंट 0 हो गया, सेकंड टर्म 0 हो गई, तो कांस्टेंट को भी 0 होना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, देखो यहाँ पर मेन चीज जो है समझने वाली, कि भाई वोल्टेज अगर हमने क्या मानी थी, वोल्टेज अगर हमने मानी Vm साइन ओमेगा टी, तो जो करंट है, करंट क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां पे भी हमने क्या किया, इसको जो करंट है इसमें देखो करंट किसके बराबर आ रहा है, Vm बाय ओमेगा एल डायमेंशनली। तो ओमेगा एल जो है वो रेजिस्टेंस जैसा होता है, उसको भी रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, तो उसको भी क्या बोल दिया जाता है, रिएक्टेंस। इंडक्टर के कारण है इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आई एम क्या होता है, वी एम बाय एक्स एल, वेयर एक्स एल इज ओमेगा एल, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। सेम चीज आर एम एस वैल्यू के लिए बोल सकते हैं कि आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय एक्स एल। ठीक है, तो आई एम इज वी एम बाय एक्स एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी भी यूनिट ओम होती है। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अब इसमें देखिए करंट पीछे रह जाता है 90 डिग्री से, यानी कि हम करंट को रेफरेंस बनाएं तो वोल्टेज उससे लीड कर रही है कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो हम ऐसा बोलते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, यहां भी फाई 90 डिग्री हो गया तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा और एवरेज पावर भी 0 आ जाएगी। मतलब इंडक्टर ऑन एंड एवरेज कोई पावर जो है लॉस नहीं करता या गेन नहीं करता, ऐसी कैपेसिटर भी नहीं करता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये जितनी पावर स्टोर करेंगे एनर्जी उतनी दे देंगे। कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जैसे दो चीजें लगी हो, तीन चीजें लगी हो, तो ऐसे अब सर्किट को मेनली हम किससे डील करते हैं, सीधे उस
फेजर डायग्राम से हम डील कर सकते हैं। जैसे आरसी सर्किट है, देखो यहाँ बना हुआ है, लेकिन एक बार मैं बना के बता देता हूँ जिससे क्लैरिटी आए। तो हमें क्या करना है, देखो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो हम करंट को रेफरेंस मान लेते हैं। कोई भी करंट, आप पीक करंट भी ले सकते हो, आरएमएस करंट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आरएमएस ले लो, क्योंकि आरएमएस इफेक्टिव करंट होता है। तो ये हमने आई आरएमएस को रेफरेंस ले लिया। यहाँ पीक को लिया, पीक भी ले सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब रेजिस्टर में जो वोल्टेज है वो करंट के साथ सेम फेज में रहती है, तो रेजिस्टर की जो वोल्टेज है वो हमने यहां बना दी। क्या होती है रेजिस्टर में जो वोल्टेज है, आई आर एम एस इंटू आर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो करंट की आर एम एस वैल्यू इंटू आर वेट। ठीक है, अब कैपेसिटर, कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है, करंट लीड करता है। तो ये आ जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्सी। हमें क्या करना है, फेजर डायग्राम में पहले तो करंट को हमने रेफरेंस मान लिया, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। अब रेजिस्टर में वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में है, तो सेम फेज में बना दी। कैपेसिटर में लैग करती है, तो उसको लैग करते हुए बना दिया। अब ये जो दोनों वोल्टेजेस हैं, इनका रिजल्टेंट हमें सोर्स की वोल्टेज दे देगा। तो जो सोर्स की वोल्टेज है वो इन दोनों का आई आर एम एस आर और आई आर एम एस एक्सी का रिजल्टेंट। कैसे रिजल्टेंट, वेक्टर जैसा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा आएगा। उसमें भी आई आर एम एस तो कांस्टेंट ही है, मतलब कॉमन है दोनों में, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो दिस इज दी वी आर एम एस, ये आ जाएगी सोर्स की आर एम एस वोल्टेज, और यही पीक वोल्टेज में भी रिलेशन आ जाएगा। तो बेसिकली अब जो आई आर एम एस है वो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस बाय ये वाली टर्म। एक्चुअली इसमें देखो, अब एक रेजिस्टेंस की टर्म भी है और एक रिएक्टेंस की टर्म भी है, तो ना तो इसको रेजिस्टेंस बोल पाते हैं ना रिएक्टेंस, तो इसको नया सिंबल और नया नाम दे देते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर Z इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता है। तो इम्पीडेंस जो है ये आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और फाई निकालेंगे तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया, इनके बीच का एंगल ये फाई हो गया। तो टेन फाई अगर हम देखें तो टेन फाई क्या आ जाएगा, तो टेन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड हो गई, ये वाली मतलब इसके पैरेलल वाली, तो आई आर एम एस एक्स सी और बेस हो गया आई आर एम एस आर, तो आई आर एम एस कट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स सी बाय आर, या इधर से कॉस फाई भी निकाला जा सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। ठीक है, तो टेन फाई इज एक्स सी बाय आर, और अगर कॉस फाई निकालेंगे तो कॉस फाई क्या आ जाएगा, कॉस फाई रहेगा बेस, बेस आ जाएगा आई आर एम एस आर, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आई आर एम एस इंटू जेड, तो आर बाय जेड, दिस इज कॉस फाई या पावर फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे एसी वाले सर्किट जो है फेजर डायग्राम से हम रिजल्ट्स को आसानी से निकाल सकते हैं, और यही हमें समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करेंगे रटेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो मेन चीज क्या है, हमें फेजर डायग्राम बनाना है। सीरीज में जनरली सर्किट हमारे कोर्स में आते हैं, तो करंट सेम रहेगा उसमें, फिर रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेंगे, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करती है, इंडक्टर में 90 डिग्री से लीड करती है। उसके अकॉर्डिंगली हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को। ठीक है, तो ऐसे ही एलआर सर्किट में वही करंट को हमने रेफरेंस माना, रेजिस्टर में जो वोल्टेज है करंट के साथ सेम फेज में आई आर, इंडक्टर में लीड करती है आई इंटू एक्सएल, आई एक्सएल और आई आर का रिजल्टेंट ये वी आ जाएगा, तो वी क्या होगा, अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर, आई कॉमन आ गया, बचा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये भी क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक है, पहले ठीक है, तो ये इम्पीडेंस हो गया, और टेन फाई एक्सएल बाय आर आ जाएगा, कॉस फाई निकालोगे तो आर बाय जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कॉस फाई की हम बात करेंगे तो आ जाएगा आर बाय जेड। तो इस तरह से एल आर सर्किट की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेन है एलसीआर सर्किट, भाई कि इससे ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं। एलसीआर सर्किट हम देख लें, अगर उसमें आरसी सर्किट है तो एल वाली टर्म हम जीरो कर दें, एल आर सर्किट है तो सी वाली टर्म जीरो कर दें, आर वाला मतलब एल और सी का सर्किट है तो आर वाली टर्म जीरो कर दें, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको भी एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो हम करंट को क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं।
तो करंट को एक काम करते हैं, हम रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने करंट ले लिया, आरएमएस भी ले सकते हो, पीक भी ले सकते हो, जो भी, ठीक है। बस पीक या इंस्टेंटेनियस करंट नहीं, ये पीक वैल्यू, क्योंकि जो फेजर डायग्राम है उसमें जो वेक्टर की तरह मान सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को माना जाता है। तो पीक वैल्यू को मान लेते हैं। पीक वैल्यू को अच्छा कई बार आई नॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। तो ये पीक वैल्यू हो गई करंट की। अब देखो, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ सेम फेज में आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो छोटा होगा, वो बड़ा भी हो सकता है अगर ज्यादा हो गया आई नॉट आर आई नॉट से, बाकी ठीक है। अभी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फेज डिफरेंस। तो आई नॉट आर आ गया। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, तो आई नॉट इंटू एक्सएल आ जाएगा। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, तो आई नॉट इंटू एक्सी आ जाएगा। अब देखो, आई नॉट एक्सएल और आई नॉट एक्सी ऑपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट या तो ऊपर आ जाएगा अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा होगा, अगर एक्सएल एक्सी से कम होगा तो नीचे आ जाएगा। तो हम किसी भी एक को ज्यादा मान के बना सकते हैं। मान लेते हैं, चलो इधर पे, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो ये आ जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, ये आ जाएगा आई नॉट आर, और आई नॉट इधर ही है, तो इनका रिजल्टेंट हम ले लेंगे। अच्छा, अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा होता है तो सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोल दिया जाता है। इंडक्टिव सर्किट का मतलब इंडक्टर का इफेक्ट डोमिनेटिंग है। इंडक्टर का इफेक्ट डोमिनेटिंग है मतलब वोल्टेज लीड कर रही है। और अगर एक्सी ज्यादा आ जाएगा एक्सएल से, ठीक है ना, इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो ये जो रिजल्टेंट था एक्सी और एक्सएल का वो नीचे चला जाता, तो वोल्टेज लैग करती, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट आ जाता। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट। कैपेसिटिव इफेक्ट में क्या होता है, वोल्टेज लैग करती है। इंडक्टिव इफेक्ट में वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल आ जाता तो कैपेसिटिव सर्किट बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज निकालोगे वी नॉट, तो आ जाएगी आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। This is called impedance here. Z is equal to under root R square plus XL minus XC का whole square. देखो, अब इसमें वही, अगर इंडक्टर नहीं होता, आरसी सर्किट होता, तो एक्सएल जीरो आ जाता, वही आ जाता आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट। कैपेसिटर नहीं होता तो एक्सी वाली टर्म जीरो आ जाती, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मतलब ये सब चीजें यहां से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर एक नहीं है तो वो वाली टर्म हट जाएगी। तो मेन चीज क्या है, फेजर डायग्राम बनाना सीख जाओ, और फेजर डायग्राम अगर आ गया तो बाकी तो सब चीजें फिर आसान है। टेन फाई निकालोगे तो टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या गया, एक्सएल माइनस एक्सी, इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। बाकी वही, इंडक्टर ज्यादा होगा मतलब एक्सएल ज्यादा होगा तो वोल्टेज लीड कर रही होगी, एक्सी ज्यादा होगा तो वोल्टेज लैग कर रही होगी। अब देखो, फेजर डायग्राम में भी क्या है, जब हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चीजें थोड़ी याद रहती हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो उसको कैसे याद रखें, देखो मेन है सीरीज में करंट को क्या रखना है, हमको बेस मानना है, करंट को हॉरिजॉन्टल रखना है। अब रेजिस्टर तो सिंपल है, रेजिस्टर और करंट में सेम फेज रहता है, तो रेजिस्टर वाली टर्म तो वहां आ जाएगी। कंफ्यूजन होता है इंडक्टर या कैपेसिटर में। तो देखो, इंडक्टर का सिंबल होता है ऐसा एल, ठीक है ना, अपने हाथ का जैसे ऐसे एल बनाए, तो इंडक्टर का ग्राफ ऐसा ही आ रहा है। देखो, एक्सएल ऊपर जा रहा है करंट के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे याद रख सकते हो कि इंडक्टर का सिंबल होता है एल, तो इंडक्टर का ग्राफ एल जैसी शेप का हमको मिलता है करंट के रिस्पेक्ट में, तो अपने आप कैपेसिटर का नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में लैग करती है। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसको बोला जाता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, तो हमने क्या देखा, जो एलसीआर सर्किट है उसमें जो करंट है, आरएमएस करंट या पीक करंट, वो क्या होता है, वी आरएमएस बाय जेड। ये आरएमएस करंट और वोल्टेज में रिलेशन आ जाएगा। और z जो है ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है z, ये मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, r, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं तो कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो सकता है। तो जब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा तो z मिनिमम हो जाएगा। तो z की जो मिनिमम वैल्यू है वो r हो सकती है,
और Z मिनिमम होगा तो जो RMS वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, VRMS by Z, where Z is equal to R। तो ये जो कंडीशन है इसी को रेजोनेंस बोला जाता है कि जब Z मिनिमम होगा तो करंट की RMS वैल्यू या पीक वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। और कब होगा, जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। और XL इज इक्वल टू XC करेंगे तो XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है 1 बाय ओमेगा C, तो इससे ओमेगा आ जाएगा 1 बाय रूट LC। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह की हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 बाय रूट LC, या फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। तो सर्किट रेजोनेंस में होगा, करंट की जो पीक वैल्यू है या RMS वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो क्या करें, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो RMS वैल्यू भी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन एन RLC सीरीज सर्किट इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VM, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड R रेजिस्टेंस, इफ द इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, which will be when XL minus XC is equal to 0। जब XL minus XC 0 होगा तो इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट की पीक वैल्यू या RMS वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इस कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है। कब होगा, जब XL XC के बराबर हो जाएगा और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 1 बाय रूट LC आ जाएगी। ग्राफिकली बात करें, इंपीडेंस वर्सेस ओमेगा का ग्राफ हम बनाएंगे तो देखो, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो XL क्या होता है ओमेगा L, ये टर्म तो जीरो हो गई, लेकिन XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा जीरो होगा तो XC इनफाइनाइट हो गया, XC इनफाइनाइट हो गया तो Z इनफाइनाइट हो जाएगा, तो Z इनफाइनाइट हो गया। जब ओमेगा इंफिनिटी को रीच करेगा तो XL वाली टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, XL इज ओमेगा L, तो फिर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। Z मिनिमम होता है जब XL और XC बराबर हो जाते हैं। मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, R के बराबर। तो Z का ग्राफ ऐसा होता है, जीरो पे मैक्सिमम इंफिनिटी को रीच करता है, फिर मिनिमम होता है और फिर इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है। और करंट जो है उसकी RMS या पीक वैल्यू क्या है, V RMS बाय Z या V मैक्सिमम बाय Z। तो Z जब इंफिनिटी को रीच करेगा तो करंट जीरो होगा, फिर वापस इंफिनिटी को रीच करेगा तो जीरो को रीच करेगा वो, और बीच में से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा R जिसको बोला हुआ है, विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें, F की बात करें, FR, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट LC के बराबर। ठीक है, तो जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे Z मिनिमम होगा उसी पे करंट की पीक वैल्यू या RMS वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू, मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट LC और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। अब ये जो हमने ग्राफ देखा करंट वर्सेस ओमेगा का, तो इसकी जो पीक है वो कितनी शार्प है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है Q वैल्यू, जिसको क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो पीक कहां पे मिलेगी, रेजोनेंट कंडीशन में मिलेगी। तो Q वैल्यू को कैसे डिफाइन किया जाता है, Q वैल्यू इज डिफाइंड एज XL बाय R या XC बाय R भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस पे XL और XC बराबर होते हैं। तो Q value is defined as XL by R, where XL is the inductive reactance of the circuit at resonance। तो रेजोनेंस कंडीशन में XL by R जो है वो Q वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी ज्यादा Q वैल्यू होगी, Q मतलब क्वालिटी, उतनी ज्यादा शार्पनेस होगी कर में, मतलब वो उतना ही शार्प पीक हमको मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए Q वैल्यू क्या होती है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मर का। तो आपने सबने ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, आपके कॉलोनी वगैरह में लगे होंगे। ठीक है, कई जगह पर ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि जो वोल्टेज है उसको अप या डाउन करना। अप या डाउन करने का मतलब, जैसे अगर हमारे पास 200 वोल्ट की वोल्टेज है, हमें 200 से 2000 वोल्ट का बनाना है, तो ट्रांसफॉर्मर हम लगा के उसको बना सकते हैं। उसको कम करना है 2000 से वापस 200 करना है, तो ट्रांसफॉर्मर से कम सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ वर्क करता है AC के लिए, हमेशा DC के लिए नहीं करता। कई बार यही क्वेश्चन देते हैं, DC दे देते हैं, तो उसके लिए वर्क ही नहीं करेगा, तो आंसर उस हिसाब से देना पड़ेगा। वर्क्स ओनली फॉर AC, AC सप्लाई के लिए ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है।
तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन करने का काम करता है, अकॉर्डिंगली उसको नाम भी दिया जाता है। अगर वोल्टेज बढ़ाने के लिए उसको यूज करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वोल्टेज घटाने के लिए यूज करते हैं तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर चेंजेस एन ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने का काम करता है। देखो इसमें दो कॉइल्स होती हैं, इधर फिगर में देखें, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी कभी प्राइमरी में ज्यादा हो सकते हैं, कभी सेकेंडरी में, आगे हम उसको थोड़ा सा और समझेंगे। बीच में एक सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक कोर होती है। सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज किया जाता है कि सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर समेट कर रखता है, बाहर नहीं जाने देता। तो ऑलमोस्ट जितनी फील्ड लाइंस पहली प्राइमरी कॉइल से जा रही होंगी, ऑलमोस्ट उतनी ही सेकेंडरी कॉइल से जा रही होती हैं। ठीक है, दोनों से जो फील्ड लाइंस है वो लगभग सेम फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो जो फ्लक्स आएगा फर्स्ट कॉइल से, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो बी, मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो बी इंटू ए, ठीक है, ये आ जाएगा फ्लक्स। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होने से टोटल फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉइल में, ठीक है, 5 1 अगर हम बोलें, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है तो n1 ba ऐसा हो जाएगा। 5 2 अगर बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n2 है तो n2 ba हो जाएगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ है, तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाय डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो, अब देखो कैसे रिलेट होता है। तो फ्लक्स जो है इस तरह से आ गया n1 ba इंटू n2 ba, तो E1 क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई 1/dt, या उसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो n1 a dB बाई dt, E2 हो जाएगा n2 a dB बाई dt। ठीक है, अब a और b तो चीज ये सेम है, तो E1 बाई E2 जो है EMF, ये किसके बराबर आ जाएगा, n1 बाय n2। इस तरह का ये रिजल्ट आ जाता है। तो यही चीज ये है कि E in secondary upon E in primary is equal to N in secondary upon N in primary। अच्छा, पावर का लॉस अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो पावर 1 और पावर 2 बराबर होती है। अब पावर क्या होती है, E इंटू आई, तो E1 इंटू I1 इज इक्वल टू E2 इंटू I2। तो करंट इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा कि E1 बाय E2 इज इक्वल टू I2 बाय I1। ठीक है, तो ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में होती है और जो प्राइमरी कॉइल में होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के बराबर आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। तो मेन चीज देखो, ध्यान रखो कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है नंबर ऑफ टर्न्स के, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP, और करंट इनवर्स रेशो में आ जाता है। ठीक है, NS बाई NP टर्न्स होते हैं ट्रांसफार्मर में। अब अगर NS NP से ज्यादा हो गया तो ES EP से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जिसमें वोल्टेज बढ़ा देते हैं हम आउटपुट में। और अगर NS NP से कम हो गया तो सेकेंडरी EMF कम हो जाएगा प्राइमरी से, तो इसमें वोल्टेज डाउन हो गई, तो इसमें वोल्टेज डिक्रीज की जाती है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अच्छा, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो आउटपुट होता है उसमें पाई का फेज डिफरेंस होता है। मतलब अगर एक साइन का फंक्शन है तो दूसरे में जैसे साइन ओमेगा टी आएगा तो दूसरे में साइन ओमेगा टी प्लस पाई आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पाई का फेज डिफरेंस का मतलब अगर इनपुट ऐसा है तो आउटपुट उल्टा मिलेगा इस तरह से। ठीक है, कम या ज्यादा मिलेगा डिपेंडिंग ऑन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन, लेकिन पाई का फेज डिफरेंस होता है। अब देखो ट्रांसफार्मर में, देखो ये तो बेसिक फॉर्मूले होगा जो यूज किए जाते हैं कि वोल्टेज कैसे नंबर ऑफ टर्न से रिलेट होती है, करंट कैसे होता है। ठीक है, पावर बराबर होगी अगर कोई लॉसेस नहीं मांगते, या कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ, या देयर पावर इज, ट्रांसफार्मर इज 90% एफिशिएंट। तो 90% एफिशिएंट का मतलब है जो आउटपुट पावर है वो इनपुट का 90% है, यानी P आउटपुट इज 0.9 टाइम्स P इनपुट, तो उससे करंट वगैरह को हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो लॉसेस होते हैं, देखो वैसे हम
थ्योरेटिकली जब बात करते हैं तो एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस किस कारण से होते हैं? 4 मेन कारण उसके हैं। रेजिस्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग्स, तो जो वाइंडिंग्स हमने बनाई प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, उनका कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगा उसमें से, तो आई स्क्वायर आर, जिसको जूल हीटिंग भी बोला जाता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर जो है इसको जूल हीटिंग बोला जाता है, तो इसके कारण एनर्जी का लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर एडी करंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा जो कॉइल्स हैं उसमें से ऑल्टरनेटिव करंट जा रहा है। एक सॉफ्ट आयरन का जो कोर है अंदर, उसके ऊपर कॉइल लपटी हुई है, तो जब करंट ऑल्टरनेटली चेंज करेगा तो उसमें एडी करंट्स के लूप बनेंगे। एडी करंट्स के लूप बनेंगे तो वो भी क्या करेंगे, एनर्जी डिसिपिएट करेंगे, ठीक है। तो एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, and or both. Any imagined circuit within the conductor will change its magnetic flux linkage and the subsequent induced EMF will drive current around the circuit. Thus, the alternating magnetic flux induces eddy current in the iron core. ठीक है, तो समझ आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो क्या कहना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। काम करते हैं, यहाँ बताता हूँ कि जैसे ये हमारा क्रॉस सेक्शन है जो कोर थी अंदर सॉफ्ट आयरन की। अब मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल के कारण क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन बदलती जाएगी टाइम के साथ। तो बदलेगी तो यहाँ पे क्या होने लगते हैं, ऐसे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो एनर्जी को लॉस करेंगे। अब इनको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड शीट्स लेते हैं और उनसे कोर फॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पूरा सॉलिड मटेरियल लेने की बजाय हमने ऐसी पतली पतली शीट्स ली, इनको इंसुलेशन मतलब लैमिनेट कर दिया इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन एक शीट से दूसरी शीट में नहीं जा सकता, इंसुलेशन कर दिया हमने, इसको लैमिनेट किया इंसुलेटेड शीट से और इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब जो एडी करंट के लूप हैं वो कैसे बनना चाह रहे थे, ऐसे ऐसे बनना चाह रहे थे इस तरह में, लेकिन वो अब ऐसे बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो एडी करंट लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल रखा है यहाँ पे कि द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन कोर्स एंड कॉजेस हीटिंग। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग द कोर, that is core is made of thin sheets of iron with insulating sheets between them so that the circuits for eddy currents are broken. फिर हिस्टेरेसिस, अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जब फील्ड ऑल्टरनेटली चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, जो डोमेन्स होते हैं मटेरियल के, वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, रीअलाइन करेंगे, तो ऐसे रीअलाइनमेंट में भी एनर्जी लॉस होगा। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होगा जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए तो उसमें एनर्जी लॉसेस कम होंगे, इसी को हिस्टेरेसिस बोला जाता है। जैसे हमने देखा था कि कोई जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, फेरोमैग्नेट को, तो वो इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से आता है उसका मैग्नेटाइजेशन। अब ये जितना कम एरिया होगा उसका, मतलब जितना कम एरिया होगा, एरिया जो है एनर्जी लॉस देता है, जितना कम एरिया होगा उतना एनर्जी लॉसेस मिनिमाइज हो सकते हैं, तो ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन एक ऐसा ही मटेरियल होता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। The resulting expenditure of energy in the core appears as heat and is kept to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss. Then फिर flux leakage, तो फ्लक्स का भी क्या होता है, कुछ लीकेज होता है। जैसे प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तो वो भी जितना ज्यादा लॉस होगा एनर्जी लॉस उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी मे नॉट all link the secondary if the core is badly designed or has air gaps in it, ठीक है। very large transformers have to be oil cooled to prevent overheating। तो ऐसे क्या होता है कि जो एनर्जी लॉस होता है वो जनरली हीट वगैरह की फॉर्म में, तो जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है काफी हीटिंग होती है उसमें, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए उसको कूलिंग मैकेनिज्म भी वहां पर एक बनाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए चीजें, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, तो दे रखा है 9/100 पाई हेनरी इंडक्टर एंड अ 12 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज to a 225 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। अब देखो ऐसे जब दिया होता है सोर्स, तो ये 225 वोल्ट क्या होती है, आरएमएस, और ये फ्रीक्वेंसी।
कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज सोर्स। तो देखो क्या क्या है इसमें, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, एक्सएल निकालें। तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है। तो 2 पाई एफ, एफ कितना है 50, एल कितना है 9/100 पाई। तो देखो वैल्यू ऐसी दे रखी है, 100 पाई से 100 पाई कट गया, 9 आ गया। तो एक्सएल आ गया, आर हमें दे ही रखा है 12, ठीक है। तो जो इंपिडेंस है √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, है ना। 12 का स्क्वायर 144, 144 और 81 225, तो 15 जो है इंपिडेंस आ जाएगा। आरएमएस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कैलकुलेट द करंट, देखो करंट कुछ नहीं बोला तो कौन सा करंट पूछा होता है, आरएमएस। तो आई आरएमएस इज वी आरएमएस बाय जेड। तो वी आरएमएस है 225, जेड है 15, तो दिस इज 15 एम्पियर। एंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज। अब फेज एंगल cos फाई से भी निकाल सकते हो, tan फाई से भी निकाल सकते हो। tan फाई क्या होता है, एक्सएल बाय आर, या cos फाई क्या होता है, आर बाय जेड, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो एक्सएल कितना आया था 9, आर कितना था 12, तो ये आ गया 3/4। तो फाई को tan इनवर्स 3/4 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या tan इनवर्स 3/4 होता है 37 डिग्री, तो इसको 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट 100 वॉट, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टर। तो पहली बात तो कभी भी बल्ब की रेटिंग दी हुई हो तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो रेजिस्टेंस निकलता है रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर, V²/P। तो V² हो गया 100 × 100 और रेटेड पावर हो गई 1000, तो ये कट गए, तो ये आ गया 10 ओम, ठीक है। Find out the inductance of an inductor called choke coil that should be connected in series with the bulb. सर हाँ सर वो रेटेड पावर भी 100 है। अच्छा सॉरी, ठीक है। हाँ रेटेड पावर भी 100 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। गुड, ठीक है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस। अब फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। जनरली जो चोक कॉइल्स वगैरह यूज की जाती हैं, खासकर ट्यूबलाइट वगैरह में पहले ज्यादा देखते थे, आजकल तो चीजें मॉडिफाई हो गई हैं। तो चोक कॉइल बेसिकली इंडक्टर कॉइल को ही बोला जाता है, कई बार ये वर्ड अगर कहीं यूज किया गया है। तो इंडक्टर कॉइल है, चोक कॉइल है, दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब। तो बल्ब क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ही हो गया, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, उसके सीरीज में हमने एक इंडक्टर कॉइल लगाई। अब क्या कह रहे हैं कि इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस क्या होना चाहिए कि बल्ब अपनी रेटेड पावर पे जले। अब देखो बल्ब रेटेड पावर पे जले, अब इसमें क्या होता है, ये जो वोल्टेज वगैरह दी होती है डीसी के हिसाब से दी होती है। तो बेटर होता है ऐसे केसेस में जब हम एसी की बात करते हैं तो हम करंट की बात करें। तो करंट जो है आई वी बाय मतलब पी बाय वी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिवाइस के लिए जैसे डीसी की बात करें तो वी इंटू आई इज पी होता है। तो I इज इक्वल टू P/V हो जाएगा, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा। और AC के लिए ये I क्या हो जाएगा, I RMS, क्योंकि RMS वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू DC। तो I RMS 1 एम्पियर होना चाहिए। तो I RMS किसके बराबर हो जाएगा अब AC में, V RMS बाय Z, दिस इज इक्वल टू 1। तो Z इज इक्वल टू V RMS हो जाएगा। V RMS कितना है 200। तो Z क्या होता है √R² प्लस XL² इज इक्वल टू Z। तो इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, एक्सएल स्क्वायर, अभी एक्सएल को एक्सएल ही रहने देते हैं, या ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बोल देते हैं, इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर 200 का स्क्वायर इज 40,000। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज 40,000 माइनस 10,000, दैट इज 30,000। ओमेगा एल इज इक्वल टू 100√3, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ यानी कि 100 पाई। तो L इज इक्वल टू 100√3 बाय 100 पाई।
तो L इज इक्वल टू √3/पाई हेनरी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम इन सर्किट्स में, एसी वाले सर्किट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया एसी वाला। ठीक है, और कुछ इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे डाउट क्लास या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में। तो ये 12th क्लास की जो, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो हमारा बुक 1 कंप्लीट हो गई आज। अब हम नेक्स्ट क्लास से बुक 2 के जो टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह, उनको डील